जी, तो अभी हम अब स्टार्ट कर रहे हैं ये जो है आर्मी पब्लिक स्कूल फोर्ट रोड रावलपिंडी का एक सिलेबस मुझे मिला है चेक पॉइंट 3 का। तो इसमें जो साइंस का जो है ना, ये आपको अब देख रहे हैं आप ये कि ये साइंस का है चैप्टर 6 फोर्सेस एंड मोशन। ये इसमें इसकी रिवीजन है। इसमें सारा फोर्सेस टेक्स्ट बुक पेज 1991, टाइप्स ऑफ फोर्सेस टेक्स्ट बुक पे 1990 92 एंड 95 पे, और फ्रिक्शन की 93 94 पे दिया हुआ है। और सिंपल एंड कम्प्लेक्स मशीन्स टेक्स्ट बुक पे 96 98 में दी हुई हैं, और एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक पेज की 101 और 102 की दी हुई हैं। ये सारी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये इस लेक्चर में करवा दूंगा। ओके, व्हाट इज ए फोर्स? अच्छा, ये फोर्स क्या होती है जी, ये हम देखते हैं ज़रा। ह्यूमन बींग्स कैन मूव अराउंड ऑन देयर ओन बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। जो इंसान हैं या जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये खुद से भी हरकत कर सकते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं ये खुद से मूव नहीं कर सकती। देखिए ना, आपने पढ़ा भी है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं ये एट देयर ओन मूव कर सकती हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो अब एट देयर ओन मूव नहीं कर सकती। तो हम अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स की, यानी इंसान जो है वो खुद ब खुद हरकत कर सकते हैं, जबकि जो बेजान चीज़ें होती हैं वो खुद ब खुद, या नॉन लिविंग जो होती हैं वो खुद ब खुद हरकत नहीं कर सकती। नॉन लिविंग थिंग्स नीड अ फोर्स टू मूव देम। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनको क्या होती है, क्योंकि फोर्स लगानी पड़ती है ताकि उनको मूव किया जा सकते हैं। पुशिंग एंड पुलिंग आर फोर्सेज दैट वी यूज़ टू मूव एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी चीज़ को मूव करने के लिए या उस पर पुश की लगाते हैं फोर्स या पुल की लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू किक अ फुटबॉल यू आर यूजिंग द पुश फोर्स। जब आप फुटबॉल को किक मारते हो तो क्या करते हो, आप पुश वाली फोर्स लगाते हो। एंड व्हेन यू ओपन द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इन योर होम यू आर यूजिंग अ पुल फोर्स। अच्छा, देखें, फुटबॉल को तो पुश करके ढुम करके मारा, और हमने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलना होता है तो हम क्या करते हैं, पुल करते हैं, उसे अपनी तरफ पुल करते हैं। ठीक है, दो किस्म की मोशंस हो गई। ठीक है, पुल एक पे एक किस्म की मोशन में हम किसी ऑब्जेक्ट को करने के लिए हम उसको पुश कर रहे हैं, यानी फुटबॉल को किक मार के दूर फेंकने के लिए हम उसको पुश वाली फोर्स लगाते हैं। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने के लिए क्या करते हैं, पुल वाली फोर्स लगाते हैं। व्हेन यू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ बिग वुडन बॉक्स यू कैन यूज़ द पुल एंड पुश फोर्स। यानी कभी हम कोई बहुत बड़ी सी चीज़ मूव कर रहे होते हैं तो दोनों चीज़ें हम दोनों फोर्सेस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये देखें, एक ट्रॉली सी है, लकड़ी के बहुत सारा बॉक्स है, उसके नीचे जो है ना ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है। तो ये आगे वाला बंदा जो है क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है अभी, और पीछे वाला क्या है, पुश कर रहा है। तो इसमें दोनों पुश एंड पुल फोर्स दोनों लग रही हैं। पीछे वाला पुश कर रहा है, आगे वाला पुल कर रहा है। सो इसमें इसको मूव करने के लिए दोनों किस्म की फोर्सेस लगाई जा रही हैं। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की तरफ चलते हैं कि जी किसी भी फोर्स, यानी हमें किसी चीज़ को मूव करने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होती है। द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होती है, तो आप कहेंगे भाई ये डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हैवी है कितना है या कितना लाइट है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें उस पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। ए लाइट ऑब्जेक्ट सच एज ए बुक और ए पेंसिल केस रिक्वायर्स लेस फोर्स टू मूव कंपेयर टू द हैवी ऑब्जेक्ट्स। छोटे ऑब्जेक्ट होंगे जैसे पेंसिल है या पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, या बुक है, इनको मूव करने के लिए हमें थोड़ी फोर्स ही लगानी पड़ती है, जबकि बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे लाइक बिग पीसीज ऑफ फर्नीचर विच नीड मोर फोर्स, हमें वो फर्नीचर अगर मूव करना पड़े तो हमें क्या है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। अच्छा, अब ये तो हम क्लियर हो गए ना जी कि पुश और पुल क्या होती है और फोर्स क्या होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होते हैं। जब फोर्स लगाते हैं या ताकत लगाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। Although a force cannot be seen, you can observe its effects. देखें, फोर्स ऐसी चीज़ होती है देखी नहीं जा सकती, मगर इसके असर या असरात या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट्स नाउ लर्न अबाउट सम ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स हैं ये। अब हम देखते हैं कि जी फोर्स लगाने के
असरात क्या होते हैं जो कि हम देख नहीं सकते पर हम महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे ये बच्चा एक गाड़ी गाड़ी खड़ी हुई थी, छोटी सी खिलो टॉय कार जो है, वो उसको मूव कर, जब उसको फोर्स लगाया तो मूव करने लग गई। अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी अगर सामने से कोई क्रिकेट में खेलते हुए कोई बंदा बॉल कराता है और इधर से बैट से ठक करके वो मारता है, उसे कोई बंदा हिट मारता है, तो इससे क्या होता है, फोर्स की डायरेक्शन, यानी आपने फोर्स लगाई तो उधर से कोई चीज़ ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करता हुआ आ रहा था, आपने ज़ोर से उसको ठक करके मारा तो वो क्या हुआ, उसके फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। इसी तरीके से ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कभी आपने देखा किसी को मिट्टी का प्याला बनाते हुए, वो नीचे एक प्लेट के ऊपर मिट्टी का एक ना वो रखते हैं पेड़ा सा, वो खूब करके घूमता है ना, तो अब आप थोड़ा सा फोर्स लगाएं उस पर, हल्के से दोनों तरफ से हाथों से दबाएं तो वो उसकी शेप ही चेंज हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से ए फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। A force can change the object, a force can change the shape of an object, a force can increase the speed। अब आप साइकिल चला रहे हैं, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो स्पीड ज़्यादा होने लग जाएगी। इसी तरह से ए फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आपका जो है ना ब्रेक है, जो आप ज़ोर से लगाते हैं ना, ब्रेक की फोर्स जो है वो क्या होती है, किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकती है। ठीक हो गया जी। अभी हम देखें ना, अभी हमें समझ आ गया ना कि पुश फोर्स क्या होती है, पुल क्या होती है पुश करना क्या होता है, पुल क्या करना होता है। यानी हमें पता चल गया कि फोर्स करना, फोर्स क्या चीज़ होती है। फिर हमने ये देखा कि जी हमें जो एक्सक्यूज़ मी, फोर्सेस के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते पर हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को धक्का दें तो वो आगे मूव करने लगी तो हमने महसूस किया कि अच्छा जी इसमें फ़ोर्स लगी है। फिर ये मुख्तलिफ हमने मिसालें ली कि जैसे प्याले की शेप है, क्रिकेट की बॉल है, साइकिल चलाना है, गाड़ी को रोकना है, ये सारी हमने देखा कि फ़ोर्स लगाने से मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी टाइप्स ऑफ फोर्सेस पे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अराउंड अस। देर आर टू मेन फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा, अब हमने देखना है कि फोर्सेस के टाइप्स की क्या होती हैं। फोर्सेस की टाइप, फोर्सेस की कौन सी होती हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, थोड़ा सा हम उसको पढ़ते हैं। Forces that act between two objects that touch each other are called contact forces। यानी दो ऑब्जेक्ट्स अगर आपस में टच करें एक दूसरे को तो जो फोर्स आपकी यूज़ होती है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती है। एन एग्जांपल ऑफ ए कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शन। ठीक है। यानी फ्रिक्शन क्या होती है, रगड़ जो होती है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स की मिसाल है। ठीक है। जैसे आप जोर यूं पाँव से दौड़ते दौड़ते यूं फर्श पे यूं करते हैं तो आपको क्या होता है, फ्रिक्शन महसूस होती है और आप रुक जाते हैं। ठीक है। फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल्स आर मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं कि जो फिजिकली आपस में दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं भी कर रहे मगर वो फोर्स तो लग रही होती है। तो वो कौन सी फोर्सेस होती हैं, एक फोर्स उसमें से होती है मैग्नेटिक फोर्स। जैसे मैग्नेट की फोर्स होती है, आप मैग्नेट को किसी चीज़ के करीब लेके जाएं तो उसे टच ना भी करे तो अपनी चीज़ अपनी तरफ पुल कर लेता है, या मैग्नेट उस चीज़ से जाके जोर से टक करके टकरा देता है, हालांकि आपको नज़र नहीं आ रही ना आपको महसूस हो रही है, मगर उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स होती है कि जो जिसकी वजह से वो चीज़ किसी से चिपक सकता है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, यानी जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अगर जो है ना ज़मीन के करीब हो तो ज़मीन की तरफ खींचती चली जाती है। ठीक है। तो हमने दो किस्म की फोर्सेस देख ली टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, कि एक जो है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट का मतलब वोकैबलरी में लिखा हुआ है टचिंग, यानी टच करके फोर्स जो होती है। फ्रिक्शन, अब नई चीज़ आ गई फ्रिक्शन, हमने इसका जिक्र किया पिछले भी इसमें। ये फ्रिक्शन या रगड़, इसका मतलब क्या होता है, वट हैपन्स व्हेन यू रोल अ मार्बल ऑन द फ्लोर, इट मूव्स अलॉन्ग द फ्लोर फॉर सम डिस्टेंस एंड देन आफ्टर अ वाइल इट स्टॉप्स रोलिंग। यानी एक मार्बल है, यानी शीशे का जो एक मार्बल है उसको आप ज़मीन पे अगर यूं कर रोल करते हैं तो वो काफ़ी दूर तक जाता है मगर फिर आखिर में वो रुक जाता है। ठीक है। काफ़ी देर तक आगे जाता रहता है फिर उसके बाद रुक जाता है। ऐसा ही होता है ना, आपने देखा होगा। When the surface of a moving object marble is in contact with another object of the surface floors, that is floor,
The stationary object puts force on the moving object and tries to slow it down or stops its movement along altogether अक्रॉस अ सरफेस। यानी जब एक चीज़ मूव कर रही होती है और किसी दूसरी चीज़ से टच कर रही होती है, जिस चीज़ से टच कर रही होती है वो फोर्स लगाती है उस चीज़ को रोकने के लिए, मूवमेंट को रोकने के लिए। दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। इस फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं या रगड़ की कुव्वत कहते हैं। ठीक है। अब जैसे एक किताब है, उस पर आप एक पुशिंग फोर्स लगाते हैं, तो एक अभी किताब पे दो तीन फोर्सेस लग रही हैं। मिसाल के तौर पे किताब टेबल के ऊपर पड़ी है ना, तो आप उसको यहाँ से पुश करते हैं, तो एक तो लेफ़्ट से राइट तरफ आप पुश कर रहे हैं, तो एक फोर्स तो लग रही है पुशिंग फोर्स। ठीक है। एक टेबल जो है उसको कौन सा टेबल जो है किताब के लिए एक फ्रिक्शन वाली फोर्स या रगड़ की फोर्स लगा रहा है। ठीक है। जबकि एक तीसरी फोर्स भी उस पर लग रही है, वो है ग्रेविटेशन की या ग्रेविटी की फोर्स। ठीक है। यानी कि ज़मीन अपनी तरफ ही उसको खींच रही है। यानी आप धक्का दे रहे हैं, एक फोर्स ये लग गई, दूसरी फोर्स कौन सी हो गई कि जो कि मेज़ जो है इस किताब को रगड़ की वजह से रुकने की कोशिश कर रहा है, दूसरी फोर्स हो गई। और तीसरी फोर्स क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटी। फ्रिक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन। यानी फ्रिक्शन की फोर्स जो होती है, फ्रिक्शन की फोर्स उसकी सिमत जो होती है, वो हमेशा जो चीज़ पुश कर रही है, पुश के अगेंस्ट होती है। जो चीज़ फोर्स लग रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है ना, तो फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा उसके मुखालिफ सिमत पे लगती है। ठीक है। अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ते जाएंगे हम, क्लियर होता जाएगा। फ्रिक्शन एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन to the motion of the object and slows down its motion. When a book slides across the surface of a table, friction from the table moves the opposite direction of the motion of the book and slows it down. यानी अभी हमने पढ़ा ना कि पुश जब करते हैं हम एक किताब को उसके ऊपर टेबल के ऊपर, तो जो टेबल की फोर्स है ना फ्रिक्शन की, वो उसको रोकने की कोशिश करती है। हमारी फोर्स जो है उसको पुश करने वाली, उसको मूव करने की कोशिश कर रही है, जबकि टेबल की जो रगड़ है वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है। सर्टन फोर्सेज लाइक टेक्सचर ऑफ द सरफेस एंड इफेक्ट द फ्रिक्शन। यानी अगर जो जो चीज़ मूव कर रही है ना, वो देखने वाली बात होती है कि वो चिकनी सतह है अगर, तो वो फोर्स उस पर जो फ्रिक्शन की फोर्स है उस पर कम अमल कर सकेगी। जबकि अगर वो जो है बहुत मुलायम सी नहीं है, तो उस पर वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ा कम असर करेगी। ए बॉल विद अ रोल बॉल विल रोल ए लॉन्गर डिस्टेंस ऑन अ स्मूथ मार्बल फ्लोर देन ऑन अ रफ कारपेट। यानी देखें, आप अगर मार्बल जो है ना अपना एक जो है लोहे का एक मार्बल, सॉरी शीशे का एक मार्बल है, उसको अगर आप नंगे फर्श पे फेंकें तो वो बहुत दूर तक जाता है, जबकि आप कारपेट पे उसको फेंकें तो वो क्या करता है, वो थोड़ी सी दूर तक जा सकता है। ये इसी की वजह क्या है कि कारपेट की सतह जो होती है वो बहुत हमवार नहीं होती या उसमें फ्रिक्शन होती है, जबकि जो फर्श जो है, अगर चिप्स हुआ फर्श है या मार्बल वाला फर्श है, तो उसके ऊपर उसके उसके बीच में जो होती है वो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होती। ठीक है। तो इसलिए मार्बल जो है दूर तक जा सकता है। ठीक हो गया जी। दिस इज बिकॉज रफ सरफेस हैज़ ग्रेटर फ्रिक्शन देन अ स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास और आइस। यानी ये वही बात मैंने जो आपको बताई, इससे इससे मुराद ये है कि रफ सरफेस जो होती है उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत ग्लास या आइस के। ठीक है ना जी। जितनी किसी चीज़ की जो है ना सतह ज़्यादा हमवार या प्लेन होगी, उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। अगर उसकी सतह जो है रफ होगी तो उसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। ठीक हो गया जी। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू अस। अच्छा, अभी हाँ, डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। मिसाल पे किसी जगह पर हम जो है ना तेज़ कोई चीज़ चलना चाहते हैं, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना हमें फ़ायदा दे रही है। मगर कहीं पर हम रोकना चाहते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगी, तो वो चीज़ जो है स्लिप भी करती जाएगी। जैसे पानी वाली सतह पे हमारी साइकिल को ब्रेक लगाएं तो स्लिप करके आगे चली जाती है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें कम हो जाती है। जबकि अगर रफ सरफेस हो तो हमारी साइकिल या कोई चीज़ या गाड़ी हम रोकना चाहें फ़ौरन रुक जाती है। ठीक है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। ठीक है जी। समझ आ गई ना अभी तक आपको बात? ओके, चलो अब आगे चलते हैं।
अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? फ्रिक्शन बिटवीन द बॉटम ऑफ आवर शूज एंड द ग्राउंड हेल्प्स टू ग्रिप द फ्लोर एंड अलाउज अस टू वॉक विदाउट फॉलिंग डाउन। अब देखें, अभी जो है ना, मिसाल के तौर पे आप गीले फर्श पे ना आप एकदम स्लिप होकर गिर सकते हैं, जबकि अगर नीचे फर्श जो है अगर थोड़ा सा उसकी सरफेस रफ हो तो आप गिरेंगे नहीं उस पर, ठीक है ना। सो इससे फ़ायदा हो गया फ्रिक्शन फोर्स का। अगर हमारे बिल्कुल फ्रिक्शन ना हो फर्श में तो हम स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रिक्शन का हमें फ़ायदा हो रहा है। थिंक अबाउट इट, what can happen when you walk on a smooth surface like marble or a wet or icy road? Why? यानी देखिए, आप कभी किसी गीली जगह पर चलते हैं या बर्फ़ वाली जगह पर चलते हैं तो क्या होता है? तो आप स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज आपके पाँव को रुकने के लिए फ्रिक्शन की फोर्स चाहिए थी, वो नहीं मिलती, तो इसलिए फिर आपका नुकसान हो जाता है। अभी देखें, बाकी भी मिसालें जैसे मैंने पहले बात करके बताई थी, ये वही वाली दी हुई है। समटाइम्स वी नीड टू चेंज द टेक्सचर ऑफ ए सर्फेस और सेलेक्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्फेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर सेफ्टी रीजंस। लुक एट दीज फोटोज शोइंग रियल लाइफ सिचुएशंस। अभी कई जगह पर हमें क्या होता है कि हमें सरफेस जो है ना उसको देख के उसके मुताबिक हमें यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो है ना हमारे फ्रिक्शन का फ़ायदा या नुकसान जो भी है उससे बचाया जा सके। सैंड इज स्प्रेड अक्रॉस द पेवमेंट आईसी पेवमेंट्स एंड रोड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन विच पेवमेंट विच प्रिवेंट्स व्हीकल्स एंड पीपल फ्रॉम स्लिपिंग। जैसे बर्फ़ जहाँ पर पड़ जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जी नमक या वहाँ पर आइस डाल दी जाती है, ताकि उस जगह पे जब आइस की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो जो कम हो जाती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, ताकि हम लोग स्लिप ना हो। अच्छा, इसी तरीके से फुटबॉल खेलते हैं जहाँ पर, उसमें वहाँ पर सरफेस जो होती है ना, द सरफेस मेक्स इट ईजियर फॉर फुटबॉलर्स टू प्ले। जैसे फुटबॉल की उसमें ग्रासी ग्राउंड होती है, ताकि फुटबॉल में फ्रिक्शन कम से कम लगे और वो तेज़ तेज़ एक दूसरे को पास दे सका करें, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल शूज हैव स्टड्स अंडरनीथ देम, दिस इंक्रीजेज फ्रिक्शन हेल्पिंग द प्लेयर्स टू कंट्रोल देयर मूवमेंट। अच्छा, ये फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो तो बड़ा हम प्लेन बनाते हैं, मगर फिर क्या करते हैं कि जो प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे शूज़ पहनते हैं कि उनके नीचे स्पाइक्स होते हैं, ताकि वो फुटबॉल के ग्राउंड को ग्रिप कर सके और ख़ुद ना गिरें। ये तो ना हो कि फुटबॉल भी मूव कर रहा है, स्लिप करता हुआ इधर से उधर जा रहा है और प्लेयर्स भी मूव करते जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो हम क्या करते हैं कि जो है अपने लिए शूज़ ऐसे पहन लेते हैं कि हमारी फ्रिक्शन की फोर्स और हम स्लिप ना करें और फुटबॉल स्लिप करते हुए तेज़ तेज़ दूर दूर तक जा सके। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड अलाउज कार्स टू मूव एंड स्टॉप सेफली। अब देखें, गाड़ियों के टायर्स जो होते हैं इनके ऊपर आपने देखा होगा कट कट से लगे होते हैं, इसीलिए लगे होते हैं ताकि ये इनकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनको मूव करने में, गाड़ी जब मूव करनी हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चल भी पड़े और रुक भी सका करे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नाउ अभी जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या कि अभी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा था कि फ्रिक्शन की वजह से हम स्टेबल खड़े हो सकते हैं, हम गिरने से महफूज रह सकते हैं, जब चाहें हम रोक सकते हैं, जब चाहें हम किसी चीज़ को चला सकते हैं। जैसे गाड़ी को चलाने और रोकने दोनों के लिए फ्रिक्शन की फोर्स चाहिए होती है। अब हम देखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होती हैं। यहाँ पर अब देखें, ये दो बंदे जो है ना, ये किसी चीज़ को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों बहुत जोर लगा रहे हैं। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब एक कोई ऐसे कोई लकड़ी का या कोई ऐसा पड़ी हुई चीज़ जिसको उठाया भी नहीं जा सकता, उसको धक्का दे के भी बड़ी मुश्किल से ले जाया जा सकता, तो ये क्या है, दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस रफ ग्राउंड। अगर रफ ग्राउंड हो तो उस पर हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करना बहुत मुश्किल होता है फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज रफ जितनी ज़्यादा होगी सरफेस, फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा होगी। सो इट इज़ वेरी यानी डिफ़िकल्ट फॉर दी ऑब्जेक्ट्स टू बी मूव्ड वंस द फ्रिक्शन की फोर्स जो है ज़्यादा होती है। तो the bottom of the object rubs against the ground and there is friction। अब देखें यहाँ पर ये इसका जो बॉटम है ना, ये रब हो रहा है, रगड़ रखा रहा है किसी ज़मीन के साथ, या जो भी फर्श है या जो भी ज़मीन है उसके साथ, तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसको वो क्या होता है, मुश्किल कर देता है मूव करना। तो फ्रिक्शन की ये क्या हो गई, डिसएडवांटेज।
Think about how it feels to move a heavy object across smooth or polished ground. Is it easier? अब आप खुद सोचें, कहीं पर अगर मार्बल लगा हुआ हो या कोई ऐसी चीज़ हो, उस जगह पर कोई चीज़ पड़ी हो, तो उस पर आप धक्का दें तो क्या इजीली मूव हो जाता है ना, बनिस्बत उसके कि जो रफ सब सरफेस पे हो। यस। सो जो जितनी ज़्यादा सरफेस जो है किसी की स्मूथ होगी, फ्रिक्शन कम से कम होगी। In a machine, friction can wear out the parts and damage the machines. To reduce the, यानी मशीनों में क्या होता है कि मशीन बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, तो इस रगड़ की वजह से क्या हो सकता है कि जी मशीनों की जो मशीन ख़राब हो सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो क्या करते हैं कि टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ल्यूब्रिकेंट्स लाइक ग्रीस एंड ऑयल आर यूज। अब हम क्या करते हैं कि मशीनों में अगर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम करना चाहें तो हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जैसे तेल या ग्रीस है, इस ये जो होती हैं चिकनी चीज़ें होती हैं, ये क्या होती हैं, फ्रिक्शन जो है कम कर देती हैं। अब देखें, एक मशीन है जिसकी गरारियाँ जो हैं उनके बीच में ये हम ऑयल डालते हैं। ल्यूब्रिकेंट्स आर अप्लाइड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यहाँ पर ताकि आपस में ये रगड़ खाने से इनकी फ्रिक्शन कम होती जाए। दिस प्रोटेक्ट्स द मशीन, ये मशीन को प्रोटेक्ट करती है। टायर्स ऑन अ कार वीयर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन फ्रॉम द रोड। न्यू टायर्स हैव टू बी पुट ऑन द कार टू कीप इट सेफ। यानी रोड्स पे जब टायर चलते हैं तो थोड़े से बाद वो वीयर आउट हो जाते हैं या घिस जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए फिर हमें नए टायर डालने पड़ते हैं। समटाइम्स इन कोल्ड कंट्रीज कार्स हैव टायर्स विद एक्स्ट्रा ग्रूव्स सो दे कैन ग्रिप द रोड वेल। और अच्छा, फिर क्या होता है कि इसी ज़मन में कि हम फ्रिक्शन की जो बात कर रहे हैं, रगड़ की जो बात कर रहे हैं, जो सर्दियों के मौसमों में जहाँ पर सर्द मुल्क हैं वहाँ पर के लोग क्या करते हैं कि उसकी जो टायर्स होते हैं उनके ग्रूव्स बड़े बड़े लगाते हैं उनमें, ताकि वो जो है रोड को ग्रिप कर सके। अब एक वोकेबलरी में हमारे पास एक लफ्ज़ आया था ल्यूब्रिकेंट्स, हमने देखा था। ल्यूब्रिकेंट्स का मतलब क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंसेस अप्लाइड टू द सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स। ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं? दे आर द सब्सटेंसेस जो कि हम अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे ताकि हमारी फ्रिक्शन कम हो जाए। ग्रूव्स क्या होते हैं? नैरो डीप कट्स और डिप्रेशंस इन अ हार्ड मटेरियल। ग्रूव्स जो होते हैं क्या होते हैं? ये छोटे छोटे कट लगा दिए जाते हैं किसी मटेरियल पे ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी बढ़ सके। ये जैसे ये टायरों के ऊपर लगे होते हैं, इनके बीच में ग्रूव्स होते हैं, अगर आपने देखा होगा ना, उनके ऊपर ग्रूव्स होते हैं। ठीक है जी। अभी हमारी थोड़ा सा थिंकिंग एक्सरसाइज है कि हाउ डज इट फील व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर, डू यू फील हॉट, वाई? जब हाथों को जोर जोर से रगड़ते हैं तो आपको गर्मी सी महसूस होती है, क्यों? ये क्या होती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन की वजह से जब हाथों को आप रगड़ते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। हाउ कैन यू स्टॉप योर हैंड्स फीलिंग हॉट व्हेन यू रब देम टुगेदर? आप अपने जो है हाथों को बहुत ज़्यादा गर्मी जो लग रही है, उसको गर्मी रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप ये कर सकते हैं कि हाथों के दरमियान में ऑयल लगा लें, तो उससे ज़ोर ज़ोर से रब करेंगे तब भी आपके हाथ बहुत ज़्यादा जो स्लिपरी नहीं होंगे। ठीक है, सॉरी, हीट नहीं होगी हाथों में। मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस दैट डोंट मूव इजीली ड्यू टू फ्रिक्शन and think about things that become hot or wear out due to the friction। हमने ये सारे काम करने हैं कि हम एक लिस्ट बनाएंगे कि जी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ईजीली मूव हो सकती हैं, कि उनके जो है ना फ्रिक्शन ईजीली मूव नहीं होती जो फ्रिक्शन की वजह से। और फिर हम ऐसा करेंगे कि कौन सी चीज़ें गर्म हो जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। व्हाट डू यू थिंक एयर रेजिस्टेंसेस? Think about how it becomes difficult to walk or ride a bicycle into a strong wind। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एयर की भी रेजिस्टेंस होती है भाई। अगर तेज़ हवा चल रही हो तो कभी अब तेज़ हवा आपकी मुखालिफ सिमत से आ रही हो और अगर आप उसमें ज़ोर लगाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है साइकिल चलाना, है ना। सो हम अभी इन चीज़ों की भी डिटेल पढ़ेंगे। लो जी, अभी हम आ जाते हैं किसकी तरफ? मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। अभी हमने पहले जो पढ़ी है ना, कांटेक्ट फोर्सेस पढ़ी हैं, और अभी ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है जिसमें पहली चीज़ आती है मैग्नेटिक फोर्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हाउ अ मैग्नेट पुल्स नेल्स एंड पिन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। आपने देखा ही है ना कि जो मैग्नेट है, कोई नेल्स पड़ी हों या कोई पिन्स पड़ी हों,
तो उनको अपनी तरफ एकदम ट्रक कर खींच लेता है ना, दूर से, हालांकि दूर से ही खींच लेता है, किसी हमारी फोर्स लगाए बगैर उसके अंदर एक ऐसी फोर्स होती है जो अपनी तरफ वो खींच लेता है। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिज्म इज ए फोर्स exerted by magnets on other magnets and on metals like iron and nickel, attracting them towards themselves. Magnetic force क्या होती है? It is a force which is exerted by the magnets on other magnets and magnetic materials. मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? लाइक आयरन, ठीक है, आयरन या निकल जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। इनको इन पे जो फोर्स लगा सकता है ना मैग्नेट उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट? कि इट इज़ अ फोर्स विच इज़ exerted by a magnet to the other magnets and the metals like iron and nickel, attracting towards themselves। यानी वो क्या करते हैं कि ये ऐसी फोर्स होती है जिसकी मदद से मैग्नेट्स किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होती है इट इज़ ए टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मटीरियल्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स। मटीरियल्स जो कि मैग्नेट की अपने आप जिन मटीरियल्स को अपनी तरफ खींच सकता है ना मैग्नेट, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कौन से मटीरियल्स होते हैं? मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं वो। अच्छा, अब एक तो हमने पढ़ ली मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब दूसरी एक फोर्स भी होती है जो कि बड़ी पॉपुलर है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन टू द एयर और ड्रॉप्ड falls back to earth because of a force that the earth exerts on all the objects on or near its surface। यानी जो ज़मीन है ना, ज़मीन में भी जो है ना नेचर ने एक ऐसी क्वालिटी रखी है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालें तो वापस ज़मीन की तरफ आ जाती है, ऊपर ऊपर वो जाती जाती, क्योंकि ज़मीन में ही बहुत फोर्स है, वो अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। तो ज़मीन की जो सलाहियत है ये या क्वालिटी है ये कि अपनी तरफ खींच लेती है एक फोर्स की वजह से, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स ऑफ अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स objects downwards towards its center is called gravity और gravitational force। यानी ये जो फोर्स है ज़मीन की जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपनी तरफ यानी ज़मीन के सेंटर की तरफ या अपनी तरफ खींच लेती है, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखें अभी जैसे बच्चा खड़ा हुआ है, इसने कुर्सी पे खड़े हुए एक बॉल फेंका है तो वो ज़मीन की तरफ जाता है। ऑब्जेक्ट फॉल्स टू द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ किस लिए गिरता है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। अच्छा, अब एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि व्हेन एन एप्पल फेल ऑन सर इसाक न्यूटन्स हेड व्हेन ही वाज सिटिंग अंडर अ ट्री ही डिस्कवर्ड दैट द अर्थ एक्सर्टेड अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। इस सर इसाक न्यूटन जो थे ना, ये जो है एक दिन ज़मीन दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो उनके सर के ऊपर आकर डग करके ज़ोर से सेब लगा। तो उन्होंने सोचा यार ये सेब दरख्त से टूट के आके नीचे नीचे की तरफ क्यों आया? तो उन्होंने वो क्योंकि साइंसदान थे तो उन्होंने ये बात फिर साबित की तजर्बात से कि ज़मीन के अंदर एक फ़ोर्स है जो कि चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। क्योंकि मुख्तलिफ तजर्बे किए उन्होंने, कोई भी चीज़ फेंक के देखी तो नीचे की तरफ ही जाती थी, ऊपर की तरफ तो जाती ही नहीं थी। यानी इसका मतलब ये था कि ज़मीन के अंदर एक ऐसी फ़ोर्स है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है। तो इसको उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है ना? जैसे ये गाड़ी है, थिंग्स वुड फ्लोट अवे इफ़ देर वाज नो ग्रेविटी। अगर ज़मीन की ताकत ना होती ना तो चीज़ें जो है ना खुद ब खुद हवाओं में उड़ती फिरती, मगर ज़मीन इनको खींच के अपनी तरफ ले आती है, ज़मीन के साथ जाके चिपक जाती हैं चीज़ें। इसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ एन इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by all objects in the universe on each other। यानी जो फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक ऐसी ताकत है जो तमाम दुनिया की चीज़ें जो हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है। इट इज़ द इनविजिबल फोर्स, जो कि नज़र नहीं आने वाली फोर्स, मगर ये तमाम ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स।
Everything living or non-living would float away in the atmosphere if there was no gravity. अगर आपस में एक दो चीज़ों को एक दूसरे को खींचने की ताकत ना होती ना, तो सारी चीज़ें दूर दूर सारी चली जाती. All of the planet orbit around the sun because of the gravitational force. The moon orbits the earth because of that gravitational force. आपने ये पढ़ा है ना कि जो सूरज के गिर्द जितने भी प्लैनेट्स हैं यूं गोल 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 घूम रहे हैं, ये भी सारे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही घूम रहे हैं. इसी तरीके से चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो घूम रहा है, वो किस लिए घूम रहा है कि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि चांद को दूर जाने नहीं देती, अपने गिर्द गिर्द घुमाती रहती है. ठीक है, ये एक देखें बड़ी अच्छा एक तस्वीर भी बनाई हुई है. अर्थ जो है ये अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून पे लगाई हुई है, इसकी वजह से मून जो है इसके गिर्द यूँ गोल गोल घूमता है और परे नहीं भाग सकता. अब इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जब इधर से यूँ हर तरफ मूव करता है तो इसकी फोर्स जो है ना, ये देखें, ये आपको पिंक से रंग की नज़र जो आ रही है, ये असल में नज़र नहीं आती पर एक फोर्स है कि जिसने मून को जकड़ा हुआ है, उसको एक सर्कुलर पाथ में या चक्कर में घुमाती रहती है. अभी वोकैबुलरी पार्ट में नई चीज़ें पढ़ी. यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इंक्लूडिंग द अर्थ, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज. जो भी कायनात में चीज़ है ना, जो भी मिसाल के तौर पे अर्थ है, सन है, स्टार्स, प्लैनेट्स और इवन गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिवर्स में आती हैं. ठीक है, कायनात इसको उर्दू में बोलते हैं कायनात, यानी तमाम जो चीज़ें हैं ना वो कायनात में आती हैं. प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आपने पहले थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुई है. प्लैनेट्स क्या होते हैं? दे आर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन. दे आर द लार्ज ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट. ऑर्बिट का मतलब होता है यानी एक घूमना, दायरे में घूमने वाली चीज़. यानी ये क्या होते हैं प्लैनेट्स? प्लैनेट्स वो चीज़ें होती हैं कि जो कि सन के गिर्द घूमती हैं एक दायरे की शक्ल में. ठीक हो गया जी, हमें अभी ये समझ आ गई ना ये बात. ठीक है, ये एक्टिविटीज़ हैं, ये इनफैक्ट मैं इनको पेंडिंग करते जा रहा हूँ, हम इसके एंड वाले लेसन में करेंगे सारा. ठीक है, हमने पानी, इसमें एक एक्टिविटी है जिसमें आपने देखना है कि वाई डज़ वाटर फॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन यू टर्न ऑन द टैप. यानी नलका आप खोलते हैं तो पानी जो सीधा ज़मीन की तरफ ही जाके क्यों गिरता है? ये भी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ऐसा ही है ना, ये नलका जो ही खोला और ट्रक करके नीचे की तरफ जाके गिरता है पानी, बिकॉज उस पर पानी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो पानी जो है ज़मीन की तरफ चला जाता है. सिंपल एंड कम्प्लेक्स मशीन्स. अब हम सिंपल और कम्प्लेक्स मशीन्स को देखते हैं पढ़ के कि एवरी डे वी मेक यूज़ ऑफ डिफरेंट टूल्स टू मेक अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. वी यूज़ अ पेयर ऑफ सीजर्स टू कट पेपर. We use a stapler to staple papers together and bottle opener to open bottles. We use washing machines, clocks and sewing machines. देखें, हर रोज़ हम जो है ना बहुत सारी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं हम, मुख्तलिफ टूल्स छोटे छोटे इनके, स्टेपलर का इस्तेमाल करते हैं स्टेपल करने के लिए पेपर्स को आपस में, बॉटल ओपनर का इस्तेमाल करते हैं बॉटल्स को ओपन करने के लिए. इस तरह हम वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए. इस तरह हम क्लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और स्विंग मशीन्स यानी कपड़े सीने वाली मशीनों का जैसे है अच्छा, इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं. सम मशीन्स लाइक सीजर्स हैव फ्यू पार्ट्स एंड आर कॉल्ड सिंपल मशीन. जैसे कैंची है ना, इसके छोटे छोटे दो ही पार्ट है ना, तो ये सिंपल मशीन है. दे वर्क ईदर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू डू समथिंग. ठीक है, जैसे ये सिजर्स है ना, ये तो बड़ी सिंपल सी मशीन है. ये सिर्फ क्या करती हैं कि या तो जो है ना अगर हम फोर्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो एक्सक्यूज़ मी उसकी मदद से काम करती हैं, या फोर्स अगर ज़्यादा लगानी है तो उसकी मदद से इस्तेमाल ये चल जाती हैं. जबकि कम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं, जैसे देर आर अदर मशीन्स विच में विद मैनी पार्ट्स दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स. कुछ और मशीनें होती हैं कि जो कि बहुत कम्प्लेक्स होती हैं. नहीं, जैसे ये एक बड़ी ऑटोमेटिक स्विंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ये ज़रा कम्प्लेक्स मशीनें होती हैं. वॉशिंग क्लोथ्स इन अ वॉशिंग मशीन इज़ फास्टर एंड ईजियर दैन वॉशिंग बाई हैंड.
अच्छा, ये मशीन जो होती है वॉशिंग मशीन, इसमें कपड़े धोने आसान होते हैं निस्बत अपने हाथों से रगड़ रगड़ के अगर आप कपड़ों को धोएं, उसकी निस्बत वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने आसान होते हैं। वो यूज़ कार्स एंड अदर व्हीकल्स टू मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। गाड़ी या कार जो है इट्स अनदर मशीन की एग्जांपल है। ये भी हम फ्रॉम, इफ़ वी वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जल्दी जल्दी हम पहुंचना चाहें तो हम गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब देखें ज़रा गौर से कि हमने मशीनें जो है बताई, कुछ कम्प्लेक्स मशीनें थी जो हमने बताया, वॉशिंग मशीन है, स्विंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर, और कुछ इजी सी थी जैसे कोई ट्विज़र होता है, चिमटा जिसको बोलते हैं, या हमारी कैंची जो है, ये बड़ी सिंपल सी मशीन्स होती हैं, इनके बहुत कम पार्ट्स होते हैं। Washing machines, sorry, machines like sewing machines, washing machines, and cars, etc., are complex machines. They usually consist of two or more simple machines working together. अच्छा, ये जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं ये ज़रा कम्प्लेक्स मशीन्स होती हैं। इनमें कई दफ़ा एक और कई दफ़ा एक, ये दो, कई दफ़ा दो और कई दफ़ा दो से भी ज़्यादा कई मशीनें लगी हुई होती हैं जो मिल के एक काम करती हैं। Types of simple machines. Here are some types of simple machines in inclined plane, wedge lever, gear and pulley. ये जो होते हैं क्या है, ये बड़ी सिंपल सिंपल सी मशीन्स हैं। इनकी हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे बाद में कि इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, वेज क्या होता है, लीवर क्या होता है, गियर्स एंड पुली क्या होते हैं। इंक्लाइन प्लेन, ए ट्रक ड्राइवर फाइंड इट ईजियर टू लोड हैवी बॉक्सेस ऑन द बैक ऑफ अ ट्रक यूजिंग अ वुडन प्लैंक rather than lifting them and putting them directly on the truck. अब देखें, एक ट्रक पे कोई चीज़ लोड करनी हो तो हम बड़ा सा सिंपल से क्या करते हैं, एक लकड़ी का यूं फट्टा सा डाल लगा देते हैं, प्लैंक जिसको बोलते हैं, और नीचे से इसको पुश करते हैं और सीधा सीधा अंदर। इंस्टेड हमें उठाना, क्योंकि भारी होता है, उठाना मुश्किल होता है, तो हम उसको धक्का दे के एक फोर्स लगा के अंदर डालते हैं। तो ये इट्स ए वेरी सिंपल सी मशीन है ना, ठीक है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन यानी कि थोड़ा सा एक, जिसको कहेंगे हम कि एक ऐसी सतह जिसमें एक तरफ नीचा और एक तरफ ऊंचा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। द प्लैंक एक्ट्स लाइक अ सिंपल मशीन कॉल्ड अ इंक्लाइंड प्लेन। An inclined plane is a flat surface with a gradual slope connecting a lower level to a higher level. It, it helps to move heavy objects up to certain height without much effort. It also helps lower heavy objects. यानी इंक्लाइंड प्लेन की एक ऐसा चीज़ होती है कि जिसकी एक सतह नीची होती है, एक साइड नीची होती है, एक ऊंची होती है। उसकी मदद से हम चीज़ों को ऊपर चढ़ा सकते हैं या ऊपर से नीचे उतार सकते हैं, ठीक है जी। अब रैंप जिसको बोलते हैं, रैंप भी होती है, ये सीढ़ियाँ होती हैं जो प्ले ग्राउंड वगैरह में, ये एग्जांपल है किस चीज़ की, ये भी हमारी मिसालें हैं ये सिंपल मशीन्स की। रैंप जो होते हैं, रैंप इज़ एन इंक्लाइन प्लेन कनेक्टिंग टू लेवल्स। रैंप जो होता है ना, जैसे आपने वो जिसको बोलते हैं स्लाइड लेते हैं। इन मैनी हॉस्पिटल्स रैम्प्स आर प्रोवाइडेड नेक्स्ट टू स्टेयर केस सो दैट द व्हील चेयर्स कैरिंग पेशेंट कैन बी इजीली पुश्ड अप। यानी देखें, कई दफ़ा बेचारे जो लोग चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर पे होते हैं, उनको नीचे से ऊपर ले जाने के लिए या तो ये तरीका कि हम उनको उठा के लेके जाएं, या हम एक रैंप बना देते हैं स्टेयर केस के साथ, ताकि वो व्हील चेयर को पुश करके ऊपर उनको लाया जा सके। अब एक चीज़ होती है वेज। ए वेज इज़ अ सिंपल मशीन शेप लाइक वी। इट हैज़ टू इंक्लाइन प्लेन्स दैट मीट एट ए शार्प पॉइंट, ठीक है जी। A tip of a nail, a chisel or a needle, a razor and a knife with a sharp slanting edge are examples of a wedge. यानी एक वेज की चीज़ होती है कि वो बड़ी आसानी से किसी चीज़ को काटना हो, जैसे लकड़ी के पीस को काटना है, तो आप एक नेल की मदद से या चिज़ल जो होता है उसकी मदद से, या नीडल की मदद से, या रेज़र की मदद से, या नाइफ़ की मदद से तो काटेंगे। ये सारी मशीनें ही हैं। इवन ये नेल जो है, चिज़ल जो है, नीडल है, रेज़र है, नाइफ है, ये सारी छोटी छोटी मशीनें हैं जो इंसान ने अपनी मदद के लिए जो है ना इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब आ जाए तक लीवर। व्हाट डज अ वर्कमैन डू व्हेन ही हैज़ टू मूव अ हैवी रॉक। देखिए, आपने देखा होगा ये जो वर्कमैन होते हैं, मजदूर जो होते हैं, ये उन्होंने बड़े बड़े पत्थर परे करने होते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक क्रो बार यूज़ करते हैं। क्रो बार, ये देखें, क्रो बार से की मदद से ये यूज़ कर रहा है, ठीक है। He uses a long rod called crowbar and pushes one end of it under the rock. ये क्या करते हैं कि जी इसको पकड़ के एक रॉक के नीचे एक एंड को जैसे करते हैं और यहाँ से पीछे की तरफ खींचते हैं, तो ये रॉक आगे की तरफ मूव कर देती है।
He then supports the pole on a smaller stone placed to close the rock. When he pushes down on the pole, the rock lifts up a little and it moves forward. ये देखिए ना, यहाँ से इसको ज़रा से यूँ प्रेस करता है, ये रॉक थोड़ा थोड़ा आगे मूव करने लग जाती है. The rod makes the work easier. It acts as a simple machine called a lever. अब ये जो है, जो ये हमारा क्रो बार है, इसको हम लीवर भी कहते हैं. ये लीवर के तौर पे काम करती है और ये मशीन सिंपल सी मशीन है, सिंपल मशीन है ये. जो है ना, हमारे अर्थ ये स्टोन्स वगैरह मूव करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. लीवर इज़ अ रिजिड टाइप ऑफ ए बार दैट इज़ केयरफुली प्लेस्ड so that it can move freely around a fixed point. It is used to move heavy things. It has three parts: the fulcrum, the load and the effort. अब देखें, एक लीवर है, इसको हमने एक चीज़ को उठाना है तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट जो है इसका लोड जो होता है जिसको उठाना है वो है. एक जो है हम एक दूसरा कोना जहाँ पर हम अपनी फोर्स या एफर्ट लगाते हैं या कोशिश करते हैं, और दरमियान में एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं फुलक्रम. जैसे इसने बड़े पत्थर को उठाने के लिए इसको अपने क्रो बार से एक छोटा सा इधर पत्थर रखा और दरमियान में करके इस पे फोर्स लगाया, तो इससे क्या हुआ कि वो अगला पत्थर मूव कर गया. तो ये चीज़ जो है, ये वाला छोटा पत्थर जो है क्या कहलाएगा? फुलक्रम. ठीक है. ये लीवर जो है इसके तीन पार्ट्स हो गए: एफर्ट, लोड और फुलक्रम. एफर्ट, लोड एंड फुलक्रम. आपको समझ आ रही है ना? मेरे ख्याल से बड़ी आसान आसान सी बातें हम जो कर रहे हैं. जी, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारी क्या? गेयर्स. गेयर्स वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है. आपने अक्सर अपनी साइकिलों के बीच में भी देखा होगा कि जो उसके ऊपर चेन चढ़ी हुई होती है, गोल सा गरारियाँ सी होती हैं, इनको बोलते हैं इंग्लिश में गेयर्स. क्या बोलते हैं? गेयर्स. ये गाड़ियों में भी होते हैं, साइकिलों में भी होते हैं और हर चीज़ में होते हैं. ये असल में इसको हम पढ़ते हैं कि क्या करते हैं. गेयर्स आर व्हील्स विद टीथ दैट स्लॉट टुगेदर. ये गेयर जो होते हैं इनके बीच में दंदे से या दांत से बने होते हैं. ये आपस में एक दूसरे के साथ यानी फंसे हुए होते हैं. क्या करते हैं ये कि दे कैन बी फाउंड इन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स, स्पेशली व्हीकल्स और बाइसिकल्स. ये बहुत सारी मशीनों में आपको नज़र आते हैं, ख़ास तौर पे गाड़ियों और साइकिलों वगैरह में आपको अक्सर नज़र आते हैं. दे वर्क बाय ट्रांसमिटिंग पावर फ्राम वन पार्ट ऑफ ए मशीन टू अनदर. ये क्या करते हैं? ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, बड़ी यूज़फुल. ये पावर, मशीन की पावर जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है. गेयर्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइजेस. सेम गेयर्स जो है ना मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ साइज़ के गेयर्स हैं. सेम साइज्ड गेयर्स रोटेट द सेम स्पीड, वेयर एज डिफरेंट साइज गेयर्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स एंड जनरेट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ पावर. अच्छा, ये गेयर्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती हैं. ये इनके छोटे या बड़े करने से ना, एक छोटा गियर अगर बड़े गियर को मूव कर रहा है या बड़ा छोटे को मूव कर रहा है, तो हम स्पीड को अप डाउन कर सकते हैं. ये इंशाल्लाह तफसील में भी कभी पढ़ेंगे. अलबत्ता इस वक्त आप ये याद रखें कि गियर्स जो होते हैं दे इनफैक्ट दे ट्रांसफ़र दी पावर फ्राम वन टू अनदर थिंग, एंड वो क्या करते हैं कि स्पीड जो होते हैं ना इसको जनरेट कर सकते हैं, स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना. अच्छा, अब एक और चीज़ होती है पुली. पुली देखें, ये एक फिक्स्ड पुली है. ठीक है. जैसे पानी कुएं में से निकालने के लिए. ए पुली इज़ अ सिंपल मशीन विच हैज़ अ व्हील विद अ ग्रूव अराउंड इट्स रिम. द व्हील हैज़ अ रोप और चेन दैट passes अराउंड द व्हील. द ग्रूव हेल्प्स टू कीप द रोप और चेन इन प्लेस व्हेन यूजिंग द पुली. यानी ये देखें, एक जो है ना इसमें एक क्या होता है कि एक पुली लगी हुई होती है. एक तरफ से हम रस्सी लगा के उसके ऊपर एक थोड़ा सा एक रास्ता सा बना होता है, यानी वे सा बना होता है, या थोड़ा सा कट सा लगा होता है जिसके ऊपर से रस्सी हमारी चली जाती है. इसकी मदद से हम चीज़ों को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे खींच सकते हैं या नीचे उतार सकते हैं बड़े इजीली. पुलीज़ आर यूज टू लिफ्ट और लोअर हैवी लोड्स. पुलिस जो है इनको हैवी लोड्स को उठाने के लिए या नीचे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दे कैन ऑल्सो मूव लोड्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अब ये जो लोड्स को मूव करते हैं, ये क्या करते हैं? फोर्स की डायरेक्शन को मूव करते हैं. जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं, जैसे ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये ऊपर की तरफ आ रहा है नीचे से ड्रम जो है, हाँ, फोर्स की डायरेक्शन हमने चेंज कर ली.
when the rope is pulled downwards, the load at the other end लिफ्ट्स अपवर्ड। यानी इसमें कुएं वाली मिसाल में जब बाल्टी कुएं में नीचे लटकाई हुई है तो हम रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं तो वो जो बाल्टी ऊपर की तरफ आती है ना। तो ये जो है इसका ये जो पुली जो है इसका एक ये भी इस्तेमाल है कि हम जो है इसकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पुलीज आर यूज्ड ऑन ए फ्लैग पोल्स टू हॉइस्ट फ्लैग्स, सेल्स और बोट्स एंड ऑन द क्रेन्स। ये पुलिस जो होती हैं हम बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपने जो झंडा इवन लगाते हैं ना, झंडा स्कूल में आपके सवेरे लगता है जो, उसमें ही पुली एक लगी होती है अगर आप देखें, और रस्सी को नीचे की तरफ खींचते हैं तो झंडा ऊपर की तरफ जाता जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जो सेल बोट्स होती हैं उसमें लगी होती हैं, इसी तरह क्रेन्स में लगी होती हैं। ये देखें मुख्तलिफ लोग काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखें पुली की मदद से काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है जबकि वज़न जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ खींचना ज़रा आसान होता है। ऊपर की तरफ खींचते हो ना जब किसी चीज़ को आप, तो आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी तंग करती है, तो इसलिए आप नीचे की तरफ खींचते हो ना जब, तो ये चीज़ ऊपर की तरफ जाने लग जाती है। इसी तरह साइकिल है, इसमें ये हमने गियर्स इस्तेमाल किए हुए हैं। इस तरह ये हमने एक जो है सिंपल मशीन जो चिज़ल जो है वो वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास है कि यानी ये हमने उठाई, ये हमने वो इसको क्या हमने यूज़ किया था, फुलक्रम है ये इसका हमारा डायरेक्शन फोर्स है, और ये हमें हैंड कार्ट जो है इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रूव का हमें थोड़ा सा मज़ीद बताया गया है कि जी ग्रूव्स का क्या मतलब होता है। ग्रूव्स जो होते हैं कट्स और डेंट्स इन अ सरफेस। ग्रूव्स जो होते हैं किसी भी सरफेस पे को डेंट लगाए हुए हों या कट लगाए हुए हों उनको हम बोलते हैं ग्रूव्स। और होइस्ट क्या होते हैं, टू रेज और लिफ्ट अप। होइस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। ठीक है, ओके जी, ये अभी हमारा जो है ना रीडिंग पार्ट हो गया। अभी हम एक्सरसाइज पार्ट करेंगे इंशाल्लाह, तो आपके लिए फिर और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना जी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक्सरसाइज पार्ट इसका बताएंगे। ओके जी, नाउ अभी हम चलते हैं अपने आज के जो लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 की जो समरी है सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं समरियों में से ही आप लोगों से डेफिनेटली पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स वगैरह में या टेस्ट वगैरह में। तो ये पहले तो हम आपको एक दफ़ा मैं रिवीजन इसकी कराता हूँ, फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह चंद दिनों बाद ये आपको एक इसकी में से ना आपकी एक छोटा सा जो क्या बोलते हैं चेक पॉइंट सा बना के इसमें से आपको दूंगा, इसमें से और आगे वाली एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली हम करके देखते हैं, फिर जो है ना उसके बाद इंशाल्लाह इसके हम करेंगे आगे क्या करना है। सम अप करते हुए सबसे पहली बात तो ये है कि पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज़ अ फोर्स। देखें ये बड़ी आसान सी बात है कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे को अगर हम खींचते हैं या धक्का देते हैं तो हम कहते हैं इस पर हमने फोर्स अप्लाई की है। ठीक है, इस पर हमने ताकत लगाई है। यानी इट्स वेरी सिंपल, अ पुश और पुल अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स, राइट। या आपको यू मस्ट रिमेंबर दिस वर्ड। द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज। देखें जितना वज़न ज़्यादा होगा हमें उसको पुश या पुल करने के लिए उतना ही ताकत लगानी पड़ेगी। सो इट्स वेरी इजी, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे द अमाउंट ऑफ फोर्स डिपेंड्स on how heavy or light the object is. A force can make an object that is stationary move. यानी जो ताकत हम लगाते हैं तो कोई अगर चीज़ रुकी हुई है तो हम उसको मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। हम एक चीज़ को मूव कर रही है तो उसको हम फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उससे वो कई दफ़ा क्या होता है कि हम चाहें तो जिस तरफ मूव कर रही है उससे उल्टी तरफ उसे घुमा सकते हैं। जैसे क्रिकेट में हम शॉट मारते हैं, क्रिकेट का बॉल हमारी तरफ आ रहा होता है, यानी वो एक ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा होता है, तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देते हैं, या फुटबॉल को जैसे करते हैं। ठीक है, स्लो डाउन और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसी तरह हम किसी चीज़ मूविंग ऑब्जेक्ट को, यानी कोई चीज़ अगर खिसकती जा रही है हम उसको पकड़ लेते हैं, ज़ोर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, पुल करते हैं अपनी तरफ, तो उसको हम रोक लेते हैं मूव करने से। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक रबड़ की कोई चीज़ है उसको हम जब प्रेस करते हैं पुश करते हैं तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है ना। फोर्स दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एन एग्जांपल इज फ्रिक्शन। यानी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जब वो आपस में साथ साथ रगड़ खाएं तो वो उनमें जो फोर्स जब अप्लाई होती है
वो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसकी एक एग्जांपल जो है फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन यानी कि रगड़ है, ठीक है। जो दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में बिल्कुल साथ साथ टच होने पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो जो है ना, उनकी एक मिसाल रगड़ की है कि रगड़ लगती है आपस में तो एक फोर्स ही लगती है, ये फ्रिक्शन। ये मज़ाहमत करती है, जब भी कोई चीज़ एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ टकराती है या रगड़ खाती है तो दोनों चीज़ें इसको रोकने की कोशिश करती हैं एक दूसरे को, तो इस चीज़ को बोलते हैं फ्रिक्शन। फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल करीब ना होने के बावजूद एक दूसरे पे वो असरअंदाज हो रही होती हैं, तो उनको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल द मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जैसे कशिश शकल जिसको उर्दू में बोलते हैं, यानी ज़मीन अपनी तरफ हर एक चीज़ को खींचती है, तो वो हालांकि कांटेक्ट नहीं होता किसी चीज़ के साथ उसका, मगर वो फोर्स लगा रही होती है, उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। इसी तरह मैग्नेट्स जो होते हैं किसी चीज़ को पुश या पुल भी इवन कर सकते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ in contact with another object, the stationary object exerts a force on the moving object and tries to slow it down or stop its movement altogether. This force is called friction. जब कोई एक चीज़ मूव कर रही होती है तो दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब दूसरे ऑब्जेक्ट जिसके साथ ये इसका कांटेक्ट हो रहा होता है तो वो उसको रोकने की कोशिश करता है, जो मूव कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उसको मूव करने वाला जो स्टेशनरी होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। ये ज़मीन भी हो सकती है, ये हवा भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल और हार्मफुल टू अस। फ्रिक्शन जो होती है दो, उसमें उसके दोनों फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये भी हैं, आप देखें कई दफ़ा फ्रिक्शन की वजह से हम गिरने से बच जाते हैं, हम किसी चीज़ को स्लिप करने से बच सकते हैं, और कई दफ़ा नुकसानदेह भी हो जाती है कि फ्रिक्शन की वजह से हमें किसी चीज़ को मूव करना हो तो फ्रिक्शन की वजह से मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Magnetic forces or magnetism is a force exerted by magnets on other magnets and metals, attracting them towards themselves. Magnetic force जो या magnetism जो होती है एक ऐसी फोर्स होती है जो कि मैग्नेट्स अपनी तरह के दूसरे मैग्नेट्स या जो मेटल्स जो धातें होती हैं उन पे ये फोर्स उनकी लगती है, और वो क्या करते हैं अपनी तरफ उन चीज़ों को खींच लेते हैं, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी और मेटल को भी अपनी तरफ खींच लेता है। सो इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मगर ये एक फोर्स की किस्म है। द फोर्स ऑफ द अर्थ दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है। तो ये जो उस जो अर्थ की जो फोर्स है जिसकी मदद से वो अपनी हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, वो उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। टूल्स विद फ्यू पार्ट्स एंड सिंपल स्ट्रक्चर दैट मेक आवर वर्क ईजियर आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। कुछ मशीनें हमारे पास होती हैं जिनको बड़ी सिंपल सी होती हैं, जिनमें बहुत कम पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिंपल मशीन्स, ठीक है। An inclined plane is a flat surface with a gradual slope that helps to move heavy objects up to a certain height without much effort. यानी देखें अगर आप स्लोप बना दें ना कहीं पर, थोड़ी सी स्लोप बना दें तो किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर ले जाना या ऊपर से नीचे लाना आसान हो जाता है ना, उठाने की निस्बत इसको धक्का दे के पुश करके हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ला सकते हैं अगर हम कोई ग्रेजुअल स्लोप बना दें, ठीक है ना। A wedge is shaped like a V with two inclined planes that meet at a sharp point. जो वेज एक होती है ना, वेज एक ऐसा मशीन है जो वी की तरह होती है ना, वी की तरह तीर का जैसे निशान होता है ना, इस तरह ये वी की तरह होती है। उसमें दो जो उसके जो है ना ऑब्जेक्ट के दो कॉर्नर जो है ना, और तीसरा कॉर्नर जो है उस पे जाके मिलते हैं, वो एक बारीक सी जगह पर जाके मिलते हैं, ठीक है। तो ये उसको क्या बोलते हैं, वेज। ए लिवर इज़ अ रिजिड रॉड दैट इज़ प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट कैन मूव फ्रीली अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी लीवर क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जैसे एक रॉड सा एक होता है, उसको क्या करते हैं कि हम एक ऐसे ख़ास पॉइंट पे रख के उसको दूसरी चीज़ों को हिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बड़ा पत्थर हिलाना है हमने, तो एक लोहे का हमने बड़ा सा रॉड लिया और छोटे पत्थर के ऊपर इस रॉड को रख के और उसको नीचे से
ऊपर से लीवर से उठाने की कोशिश की, तो उससे क्या होता है कि आसान हो जाता है उठाना, ठीक है, उसको मूव करना। अ व्हील एंड एक्सल इज मेड अप ऑफ ए व्हील अटैच टू अ रॉड। अ व्हील एंड एक्सल इज मेड अप ऑफ ए व्हील अटैच टू अ रॉड। जो व्हील होता है वो व्हील और एक्सल जो है इसको अटैच कर दें अगर एक रॉड से, तो हम कहेंगे ये व्हील एंड एक्सल है, ठीक है। अ पुली इज अ व्हील विद अ ग्रूव अलाउइंग अ रोप टू रोप और अ चेन टू पास अराउंड इट। ये देखें, पुली जो है ना एक ऐसी चीज़ होती है, एक गोल सा राउंड सा एक जो हमारे पास एक व्हील होता है, उसके बीच में एक हम थोड़ा सा ग्रूव सा बना देते हैं और उसके बीच में से हम क्या करते हैं, एक रस्सी गुजार देते हैं या चेन गुजार देते हैं। इसकी मदद से हम चीज़ों को ऊपर पुल कर सकते हैं। जैसे एक ये मशीन है, इधर से इसको पुल कर रही है, इधर एक बंदा भी हो सकता था, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, यहाँ से पकड़ के उसको ज़ोर से नीचे की तरफ खींचते हैं, ठीक है। पुल करने के लिए पुली इस्तेमाल की जाती है, बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन वाले पार्ट में हम थोड़ा सा सीखेंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह विल कीप ऑन डूइंग। ओके जी, नाउ अभी हमारा टाइम्स टू असेस आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फोर्स चेंजिंग दी। जब स्ट्रेच करते हैं हम किसी रबर बैंड को, तो ये क्या है हमारे पास, ये मिसाल जो है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इनफैक्ट हम उसकी शेप चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट की। सो वी विल कॉल इट स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड इज एन एग्जांपल ऑफ अ फोर्स चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है जी, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। फैक्टर्स लाइक डैश ऑफ द सरफेस इफेक्ट फ्रिक्शन। फैक्टर्स लाइक टेक्सचर ऑफ द सरफेस, यानी उसकी सतह किस तरह की है, टेक्सचर, उसका सतह का टेक्सचर किस तरह का है, वो उससे पता चल, फ्रिक्शन जो है कम या ज़्यादा होती है। व्हेन यू पिक अप अ बुक प्लेस्ड ऑन द टेबल यू आर यूजिंग अ पुल फोर्स, ठीक है। आ डैश चेंजेस अ डाउनवर्ड फोर्स इनटू टू साइडवेज फोर्सेस एंड स्प्लिट्स अ लॉग अपार्ट। ये कौन सी जो है ना, ये वेज जो है ना, ये चेंजेस क्या करती है, ये डाउनवर्ड फोर्स में चेंज कर देती है चीज़ को। जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं, जैसे कील को या किसी चाकू को लकड़ी के उसके ऊपर ज़ोर से, तो क्या करती है कि दोनों तरफ उसकी फोर्सेस लगाती है और एक लॉग को वो काट देती है, ठीक है। अब हमने करने मैच द कॉलम्स। इंक्लाइंड प्लेन से मिलता हुआ इधर जुमला कौन सा है, लीवर है, व्हील एंड एक्सल है, रैंप है, पुली है या वेज है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक टेढ़ी सी यानी स्लोप को बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। तो ये क्या होगा, रैंप जो है, इट्स यानी इसका मुतबादिल लफ्ज़ जो है रैंप बनता है। नीडल का हमने अभी बात की, नीडल जो है इट्स काइंड ऑफ ए वेज, नीडल को हम कहेंगे इट्स ए वेज। बॉटल ओपनर, व्हाट इज बॉटल ओपनर, बॉटल ओपनर जो है व्हील एंड एक्सल की मिसाल है, जैसे गोल घूमता है ना बॉटल ओपनर जो है। डोर नॉब, डोर नॉब, ये हम इसको क्या कह सकते हैं, डोर नॉब को हम पुली भी कह सकते हैं, कि यानी एक इट्स अ काइंड ऑफ ए पुली, गोल उस तरह घूमती है ना वो। इसी तरह फ्लैग पोल जो है इट्स ए काइंड ऑफ ए लीवर, ठीक है। स्टेट वेदर ईच सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। ऑल्दो अ फोर्स कैन नॉट बी सीन यू कैन ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स। यानी दिस इज ट्रू ना, कई दफ़ा ऐसी फोर्सेज हैं कि जिनको हम देख नहीं सकते मगर उनके इफेक्ट्स महसूस कर सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो इट इज़ ट्रू। For a force to increase the speed of a moving object, it must be applied in the opposite direction to the movement of the object. ये क्या है, ये तो गड़बड़ बात कर रहे हैं, भी उल्ट बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना है उसकी स्पीड को, तो उसके ऑपोजिट अगर हम करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑपोजिट करने से तो फोर्स जो है ना, फोर्स को अगर अपोजिट साइड पे लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाती है। सो दिस इज़ फॉल्स। सैंड इज स्प्रेड ऑन आइसी रोड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए सैंड उस पर डाली जाती है। वैसे तो स्नो जो होती है वैसे स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर सैंड डालते हैं ताकि हम जो उसकी फ्रिक्शन बढ़ा सकें और उस पर फिसलें कम चीज़ें, हम लोग खुद फिसल ना सक जाएँ उस पर, या गाड़ियाँ जो हैं उस पर आराम से चल सकें, उनके व्हील्स फिसलें ना। सो दिस इज़ फॉल्स। Planets
ऑर्बिट अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, देयर इज़ नो डाउट कि जो हम जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स होती है तमाम चीज़ों की आपस के भी में, जिसकी वजह से हम लोग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ट्रू। अब हमने आंसर्स करने इन ब्रीफ कि ये व्हाट इज़ ए कम्प्लेक्स मशीन एक्सेट्रा, हम इस बारी बारी से सबको देख। ओके जी, सो हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ अ कम्प्लेक्स मशीन, गिव एग्जांपल्स। ठीक है जी, हमने पढ़ा है ना जी, सिंपल मशीन्स जो होती हैं जिनमें कम से कम पार्ट्स होते हैं, कम्प्लेक्स मशीन्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं या एक से ज़्यादा मशीनें होती हैं। सो इसका आंसर हम इंग्लिश में कैसे देंगे कि ए कम्प्लेक्स मशीन consists of two or more machines working together. फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्विंग मशीन और अ वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन में देखें दो से ज़्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं और जो है ना दो से ज़्यादा मशीनें होती हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ छोटी छोटी मशीनें भी इनमें लगी हुई होती हैं। सो हम वी कैन से कि दीज आर दी कम्प्लेक्स मशीन। ये छोटी छोटी कम्प्लेक्स मशीनें हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनों की हम बात नहीं कर रहे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? Forces that act between two objects that touch each other are called contact forces. यानी दो ऑब्जेक्ट्स को पे हम फोर्सेस अगर ऐसी लग रही हों कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को टच कर रहे हों तो हम उनको कहेंगे कौन सी? कॉन्टैक्ट फोर्सेस करेंगे। इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट है। फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। यानी अगर एक जो है ना ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जैसे एक मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है और एक मेटल एक ऑब्जेक्ट है, तो मैग्नेट अगर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेटल पे और हालांकि कांटेक्ट भी आपस में नहीं है, तो हम इनको बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स चेंजिंग द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ए रबर ऑब्जेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रेच एंड श्रिंक फोर्स। ठीक है जी। व्हेन वी पुल इट इट स्ट्रेचेज एंड व्हेन वी पुश इट इट श्रिंक्स। हम किसी को जो है ना रबड़ की चीज़ हो ना, उसको अगर हम खींचें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है ना जी, उसको स्ट्रेच हो जाती है, और जो है उसको अगर दबा दें तो वो दब जाती है और उसकी शेप फिर चेंज हो जाती है। सो हमने ये दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए फोर्स विच चेंजेस दी शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज वाई डज अ मार्बल ऑन फ्लोर स्टॉप रोलिंग आफ्टर सम टाइम। यानी हम कोई मार्बल जो होता है जो उसको अगर हम फ्लोर पे फेंकते हैं तो क्यों रुक जाता है? थोड़ी देर के बाद जाता है, दूर है, काफ़ी हद तक जाता है, मगर क्यों रुक जाता है? तो उसकी वजह ये होती है कि ए मार्बल स्टॉप्स रोलिंग ऑन द फ्लोर आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर। यानी देखिए, हमने कहा है कि एक अगर चीज़ मूव कर रही होती है ना, तो दूसरी जो स्टेशनरी चीज़ होती है और दोनों का कांटेक्ट आपस में हो, तो जो स्टेशनरी चीज़ होती है वो मूविंग चीज़ को स्टॉप करने की कोशिश करती है। स्टॉप कैसे करती है? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है। सो मार्बल स्टॉप्स रोलिंग ऑन द फ्लोर आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज अ लीवर? एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ लीवर। A lever is a rigid bar that can move freely around a fixed point. It is used to move heavy objects. It has three parts: the fulcrum, the load and the effort. अच्छा, देखें, हमने देखा है ना कि लीवर क्या होता है। मसलन लोहे का रॉड सा होता है, उसको हम किसी बड़े पत्थर को मूव करने के लिए हमारे पास एक फुलक्रम की ज़रूरत होती है। कि फुलक्रम ये ऐसा पॉइंट होता है कि जो वो पक्का स्टेशनरी होता है और वो हेल्प करता है रोयल लोहे की राड को ऊपर रख के दूसरे कोने से, एक कोने से हम हाथ से किसी चीज़ से उसको नीचे की तरफ पुल करते हैं, जबकि दूसरा जो पार्ट होता है रॉड का वो उसको पुश करता है जो दूसरी जिस चीज़ को भी हमने हटाना होता है। सो ये लीवर के तीन हमने बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। कि एक तो जो है हमारी एफर्ट या हमारी जो जहाँ पर हम जिधर से हम अपना ज़ोर लगा रहे हैं, फिर एक लोड जो है जिस चीज़ को हम उठाना चाह रहे हैं, और तीसरा क्या है? फुलक्रम। फुलक्रम क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो कि स्टेशनरी होता है और उसके गिर्द हम जोर लगा रहे होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे जो आंसर्स इन ब्रीफ वाले हो गए। अब हम आते हैं आगे कि हमने डिटेल में आंसर्स इन डिटेल जो करने हैं। ठीक है। ओके, हमने नाउ वी हैव टू आंसर इन डिटेल ये वाले जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी एक सिमत से दूसरी सिमत की तरफ जा रहा है,
तो उसको फोर्स लगा के कैसे हम जो है ना कैसे मूव किया जा सकता है। ठीक है जी, हम इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड वी स्ट्राइक इट विद अ फोर्स इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। देखें, हम जब एक फोर्स एक तरफ अप्लाई हो रही है कि एक चीज़ अगर मूव कर रही है तो एक ख़ास फोर्स से मूव कर रही है, जब क्या हम उसको दूसरी ज़ोर से फोर्स दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड पे लगाएं तो क्या होगा कि उससे जब टकराएगी तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्रिकेट बॉल इज कमिंग टूवर्ड्स अस एंड वी स्ट्राइक इट विद अ बैट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। यानी क्रिकेट का बॉल हमारी तरफ आता है ना, हम उसको जितनी स्पीड से आ रहा था उतनी से ज़्यादा स्पीड हम उसे ज़्यादा फोर्स लगा के बैट से उसको जब मारते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। ठीक है, इन द सेम वे इफ़ ए फुटबॉल इज़ मूविंग टूवर्ड्स अस एंड वी हिट इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इसी तरह एक फुटबॉल अगर हमारी तरफ मूव करता हुआ आ रहा है और हम उसको किक मारें तो हमारी तरफ आते हुए ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू हो जाएगा या लेफ्ट राइट जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चला कि जी हाउ द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज if we apply the force in the opposite direction. If we apply the force in the opposite direction, so the direction of the moving object will change. ये फोर्स की मदद से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शनल फोर्स इज इन्वॉल्व व्हेन एन आइस स्केटर मूव्स ऑन आइस। यानी आइस स्केटर जो होते हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं ना, यानी आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं, खूब फिसल रहे होते हैं। तो अब इसमें फ्रिक्शनल फोर्स कैसे इस पर अमल कर रही होती है, इसको मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि देखें जब वो फ्रिक्शन, उससे फ़ायदा क्या होता है, उसे फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो डेफिनेटली आइस पे फ्रिक्शन कम होती है, मगर फ्रिक्शन होती ज़रूर है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो तो फिर बिल्कुल ही एक बंदा स्केटिंग शुरू करे तो अपने आप को कंट्रोल ही ना कर सके। तो ये हमें जो है ना आइस जो होती है उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है पर थोड़ी कम होती है। सो हम इसको किस तरह लिखेंगे, व्हेन एन आइस स्केटर मूव्स इन द आइस द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द आइस विल ट्राई टू स्टॉप हिम ऑल्दो द फ्रिक्शन विल बी लेस देन द रफ ग्राउंड बट इट विल हैव इट्स इफेक्ट। यानी जब एक आइस स्केटर मूव करता है आइस पे तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उसको स्टॉप करने की कोशिश करती है। ऑल्दो द फ्रिक्शन विल बी लेस, यानी हालांकि फ्रिक्शन कम होती है मगर स्टिल यानी ग्राउंड की निस्बत, ग्राउंड पे अगर वही आइस स्केटिंग वाले बूट पहन के आप कोशिश करें तो स्केटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। आइस पे कम होती है बट स्टिल फ्रिक्शन होती है और उसका असर होता है। ठीक है जी। थर्ड इज, व्हाट आर ल्यूब्रिकेंट्स, हाउ आर दे यूजफुल फॉर वर्किंग ऑफ अ मशीनरी। हाँ जी, सब्सटेंस अप्लाइड टू अ सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। सब्सटेंसेस applied to surface to reduce friction between moving parts are called lubricants। अगर कोई मूविंग पार्ट्स होते हैं किसी मशीनरी के, उनके दरमियान में अगर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं ल्यूब्रिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, इन मशीन्स फ्रिक्शन कैन वियर आउट द मूविंग पार्ट्स एंड डैमेज द मशीन्स। मिसाल के तौर पे मशीनों के बीच में जो बहुत सारे पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, इनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है, रगड़ जो होती है, वो क्या होती है कि उसकी वजह से हमारे पार्ट्स जो है वो क्या होते हैं, घिस भी जाते हैं, ना सिर्फ घिस जाते हैं बल्कि रगड़ खाने से टूट के मशीन को भी ख़राब कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन वी यूज़ ग्रीस और द लुब्रिकेंट ऑयल इन कार्स एक्सेट्रा। जैसे गाड़ियों में हम ऑयल डालते हैं ना, ग्रीस भी लगाते हैं, ताकि क्या होता है, ये लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये लुब्रिकेंट्स होते हैं। लुब्रिकेंट ऑयल्स या हम ग्रीस इस्तेमाल करते हैं ताकि उनके फ्रिक्शन आपस में कम हो जाए और उनकी टूट फूट जो है चीज़ों की कम से कम हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ अ वेज। वेज कैसे काम करती है, वेज आपको आपने देखा ना कि वेज क्या चीज़ होती है, आपने पहले पढ़ा है, हम थोड़ा सा फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। ए वेज इज़ अ सिंपल मशीन शेप्ड लाइक अ वी। ठीक है, तीर की तरह के एक जो कह लें या वी की तरह की एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम वेज। इट हैज़ टू इंक्लाइंड प्लेन्स दैट मीट एट ए शार्प पॉइंट। देखें ना, ये दो इसके पॉइंट्स हैं ना वी के, एक इसके आगे कोना सा होता है। ठीक है, so the tip of a nail, a chisel, a needle, a razor and a knife with a sharp slanting edge are the examples of a wedge। तो यानी क्या होता है कि यानी पीछे से मोटा और आगे से पतला होती है ये चीज़, इसकी मदद से हम लकड़ी वगैरह को अगर काटना हो तो उसको ऊपर से जब मारते हैं ठक करके तो क्या होता है कि वो वी शेप होने की वजह से वो उसके अंदर
घुस जाती है और उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं वेज मशीन। वेज इज़ अ वेरी सिंपल मशीन ना, जैसे आपने कुल्हाड़ी देखी है या नीडल देखी है या कोई इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, शार्प पॉइंट जिसका एंड पे शार्प पॉइंट और पीछे ज़रा थोड़ा सा पीछे से चौड़ी हो, ताकि उससे वो जब स्ट्राइक करें हम तो जिस चीज़ को स्ट्राइक करें उसके दो हिस्सों में तकसीम कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स कैन बी अ पुश और अ पुल फोर्स। हमने इतना राइट पैराग्राफ नोट ऑन पुलीज। हम कहते हैं कि जी फोर्स जो होती है दो किस्मों की होती है, पुश वाली फोर्स होती है और पुल वाली फोर्स होती है। ए पुली इज़ अ व्हील विद अ ग्रूव अलाउइंग अ रोप और अ चेन टू पास अराउंड इट। ठीक है, पुली की आपको तस्वीर तो याद ही होगी कि पुली क्या होती है। पुली जो है ना, एक व्हील जो होता है जिसके बीच में ग्रूव होता है और उस ग्रूव में से हमने रस्सी पास की हुई होती है। अब उसको एक तरफ से हम खींचते हैं, ठीक है, और वो उसको किसी चीज़ को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। हम उसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, द थिंग्स आर ईजियर टू पुल टूवर्ड्स ग्राउंड बिकॉज इन दिस वे द ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प्स एंड इट बिकम्स ईजियर टू पुल। हमने अगर किसी चीज़ को पकड़ के नीचे की तरफ खींचे ना, ज़मीन की तरफ, तो वो आसानी होती है बनिस्बत किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ उठाने के लिए। जब किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल है वो भी हमारे मुखालिफ जाती है, जबकि अगर ज़मीन की तरफ जब लेके आते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल हमारी मदद करती है। तो इसी वजह से पुलिस में जो क्या होता है, ईजियर होता है कि बड़े वज़न को हम आसानी से उठा लेते हैं, इसलिए इसको अंग्रेज़ी में हम लिखेंगे हैंस वी कैन पुल द वेट ईजीली। A force can be a push or a pull. A pulley is a wheel with a groove allowing a rope or a chain to pass around it. The things are easier to pull towards ground because in this way the gravitational force helps and it becomes easier to pull. Hence we can pull the weight easily. इजी था ना जी, कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने माशाल्लाह तो काफ़ी सारा आज काम कर लिया। सो आप लोग हमारा साथ दें, मैं ध्यान से सुनते रहें तो आपके लिए आसानी होगी। आप अगर इस वक्त टाइम ज़ाया ना करें, थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहें, ताकि जब आपके चेक पॉइंट्स आते हैं उस वक्त एकदम आप पे लोड पड़ जाता है, फिर पिछली चीज़ें बिल्कुल याद नहीं होती, तो फिर बड़े लंबी लंबी आपको मेहनतें करनी पड़ती हैं। थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके रेगुलर आप लोगों को लेक्चर्स अपलोड करते रहें और आप भी थोड़ी सी मेहनत करते रहें साथ साथ। आई होप आप लोगों को हमारा चैनल जो है ना कुछ मदद कर रहा है। मुझे अंदाज़ा तो हो रहा है कि क्योंकि आपके दोस्त और जानने वाले भी आस्ता आस्ता ज्वाइन करते जा रहे हैं। अपने दोस्तों वगैरह को बताते रहा करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। उनका फ़ायदा होगा तो मुझे क्या होगा, मुझे लालच है कि मुझे सवाब मिलेगा, और उसको और किसी की आप मदद करेंगे तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।